राजा की अदालत में आपका स्वागत है। राजा सबसे अक्लमंद और पावरफुल आदमी है और आज राजा की अदालत में फैसला सुनाया जा चुका है। इलाहाबाद की एक सुनसान रात में एक छोटे से फार्म हाउस में एक आदमी कुछ पका रहा था। उसके सामने एक पतीला था जिसमें उबलते हुए पानी में किसी इंसान का भेजा रखा हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। किसी इंसान के सर को फाड़कर निकाला गया ये भेजा जब पक गया तो उस आदमी ने पानी को मानो सूप की तरह चटकारे लेकर पी लिया। इस आदमी को कुछ लोग नरभक्षी कहते हैं तो कुछ लोग पिशाच, जो 14 से भी ज़्यादा लोगों का खून करके उनके बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करने के बाद आज 22 साल बाद ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। ये आदमी है राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर। हर एक सीरियल किलर के क्राइम करने के पीछे कई रीजंस होते हैं। किसी के लिए बदला तो किसी के लिए शौक, तो कोई ये सिर्फ मज़े के लिए करता है। मगर राजा के लिए ये क्राइम करना अपने पावर का प्रदर्शन करने के लिए था, अपने आप को सबसे बड़ा बनाने के लिए था। ये सब शुरू हुआ जब जून 2000 में एक न्यूज़ चैनल में काम करने वाले धीरेन्द्र सिंह अचानक गायब हो गए। यूं तो छोटे शहरों में रिपोर्टर्स का दबदबा काफ़ी होता है और इस वजह से ये केस पुलिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पुलिस ने छानबीन शुरू की और उन्हें पता चला कि धीरेन्द्र सिंह के फ़ोन पर किया गया आखिरी कॉल किसी फूलन देवी नाम की औरत के लैंडलाइन से आया है। ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर हम आगे बात करेंगे। जब फूलन देवी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी आदमी को वो नहीं जानती, पर शायद उसके पति जानते होंगे। उसके पति से पूछे जाने पर उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह उसका दोस्त है, लेकिन उसकी तो धीरेन्द्र से कई दिनों से बात नहीं हुई। नाम पूछे जाने पर उस आदमी ने अपना नाम राम निरंजन बताया। पुलिस को इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने राम निरंजन और उसके साले को इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया। राम निरंजन 1962 में इलाहाबाद में पैदा हुआ था, एक सरकारी नौकरी करने वाला आम इंसान। अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ समाज में इज्जत के साथ वो एक फ्रेंडली सा नॉर्मल सा आदमी था। उसकी असली कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे थे जिन्होंने सबको हिला के रख दिया। एक आम दिखने वाला आदमी राम निरंजन, जिसके पीछे छिपा हुआ उसका दूसरा रूप, उसका असली चेहरा राजा कुलंदर। इंटेरोगेशन के दौरान राम निरंजन पहले तो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन अचानक कुछ देर बाद उसके हाव भाव सब बदल गए। उसका चलना फिरना, बात करने का तरीका, सब कुछ, पर्सनालिटी तक एकदम बदल गई। उसने पुलिस से ये कहा कि वो उन्हें सब कुछ बता देगा, मगर इस वादे पर कि वो उसे जाने देंगे। पुलिस ने उसकी बात मान ली। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से एक शर्त भी रखी कि उसको दाल खानी है। पुलिस ने जब दाल मंगवाने की बात की तो राजा कुलंदर ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सिर्फ सामान ला कर दो, मैं अपने लिए खुद दाल बनाऊंगा। उससे सच निकलवाने के लिए पुलिस ने उसकी बात मान ली। दाल खाने के बाद पुलिस को नैनी गांव के पास वो एक छोटे से फार्म हाउस में ले गया और वहां पहुंचने के बाद राम निरंजन की पर्सनालिटी और भी बदल चुकी थी। उसकी चाल में एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी पावरफुल इंसान की तरह हो गई थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि ये फार्म हाउस किसका है, तब उसने जो बोलना शुरू किया वो सुनकर पुलिस के मन में एक डर सा बैठ गया। उसने कहा कि ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि राजा कुलंदर की अदालत है और वो अपने गुनहगारों को यहीं पर इंसाफ करता है। राजा कुलंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान इंसान है। अब पुलिस उसकी बात सुन के कुछ हैरान हो रही थी, क्योंकि वो खुद के बारे में ही एक थर्ड पर्सन में बात कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाया है, तो राजा ने ज़मीन के नीचे के टुकड़े पर इशारा किया। पुलिस ने उसके इशारों पर वहाँ खोदना शुरू किया और खुदाई करते करते उन्हें पत्थर जैसी एक गोल चीज़ दिखाई दी। वो खुदाई करते रहे। उन्हें जो मिला वो देखकर सारे ऑफिसर्स डर से कांप उठे, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि इंसानों के कंकाल थे और जिनमें थी कई खोपड़ियाँ।
बड़ी बेरहमी से उनके शरीर को उन खोपड़ियों से अलग कर दिया गया था। कुछ पर तो रेड और ग्रीन कलर किया गया था और कुछ पर नाम लिखे थे। फिर इस फार्म हाउस में एक पेटी मिली जिसमें थी एक डायरी। उस डायरी में 14 लोगों के नाम लिखे थे और इनकी शुरुआत हुई काली प्रसाद श्रीवास्तव से, जिसकी खोपड़ी को रेड कलर किया गया था। काली प्रसाद राजा कोलंदर के साथ ही काम करता था और उसने राजा से करीब 50,000 रुपये उधार लिए हुए थे। अब राजा कोल ट्राइब से बिलोंग करता था और उसको लगता था कि काली प्रसाद उसके एक ट्राइब से बिलोंग करने की वजह से उसे नीची नज़र से देखता है। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझता है कि वो राजा के पैसे भी नहीं लौटा रहा। इस सब के चलते एक दिन राजा उसे जंगल के पास ले गया और उसने काली प्रसाद का गला काटकर उसे मार डाला। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। काली प्रसाद की बॉडी को डिस्पोज करते हुए राजा ने उसके लिंग को भी काट दिया और उसके सर को उसके शरीर से अलग करके अपने साथ ले गया। उस कटे हुए सर को फार्म हाउस पर लाकर उसके सर में से राजा ने काली प्रसाद के भेजे को निकाला और पास पड़े उबलते पानी के पतीले में डाल दिया। राजा का मानना था कि किसी भी इंसान का सारा ज्ञान उसके दिमाग में होता है और अगर वो इस इंसान के दिमाग का सूप बनाकर पी जाए तो ये सारा ज्ञान राजा को मिल जाएगा और वो दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। इसी के साथ उसने अपनी डायरी में पहला नाम लिखा, काली प्रसाद श्रीवास्तव, और उस नाम के आगे उसने क्रॉस मार्क लगा दिया। काली प्रसाद की बची हुई खोपड़ी को उसने लाल रंग से कलर किया ताकि वो पहचान सके कि ये खोपड़ी किसकी है। इसके बाद उसने इस खोपड़ी को दफना दिया। अब यही चीज़ उसने और लोगों के साथ भी की। मोहम्मद मोइन, उसका एक और कलीग जिसे हिप्नोटिज्म आता था, उसने भी राजा से 25,000 उधार लिए और नहीं लौटाए। राजा फिर से मोइन को भी किसी बहाने से यमुना के ब्रिज पर ले आया और यहाँ भी उसने मोइन का गला काटकर उसे मार डाला। अब क्योंकि मोइन मुसलमान था, राजा उसे ज़मीन में गाड़ना नहीं चाहता था। राजा ये नहीं चाहता था कि मोइन की मौत के बाद भी उसे शांति मिले, इसीलिए उसने मोइन का सर काट के उसकी बॉडी को यमुना के ब्रिज के नीचे नदी में ही फेंक दिया। काली प्रसाद की तरह मोइन का कटा हुआ सर भी वो अपने फार्म हाउस पर लाया और उसके ब्रेन का भी सूप पी लिया। उसे लगा कि मोइन के ब्रेन के सूप को कंज्यूम करके उसे हिप्नोसिस की पावर्स मिल जाएंगी। राजा की डायरी में पवन कुमार यादव, रतीश श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, सुल्तान, ऐसे कई नाम थे जिनमें से आखिरी नाम था धीरेन्द्र सिंह का। पर राजा कोलंदर की क्यूरोसिटी सिर्फ भेजे निकालने तक नहीं रुकी, क्योंकि उसकी डायरी में 2 नाम थे ब्राह्मण लोगों के। राजा को लगता था कि पंडित लोग बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन आम लोगों से बड़ी होती है, और इसे टेस्ट करने के लिए उसने पंडित कास्ट के 2 लोगों को मार डाला। ना सिर्फ उनके दिमाग का सूप पिया, बल्कि उनका पेट चीर कर उनकी इंटेस्टाइन बाहर निकालकर चेक करने लगा। किसी शादीशुदा एक आम से दिखने वाले इंसान के पीछे का चेहरा इतना भयानक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उसकी ऐसी हैवानियत भरी कहानियों से पुलिस तक शॉक में आ गई। धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक्चुअल में राजा कोलंदर एक कार लूटिंग गैंग चलाता था। राजा और उसका साला वचराज मिलकर हाईवे पर से कार को लूट कर उनके ओनर्स को मार डालते, और इस वजह से सरकारी दफ्तर का एक मामूली सा गार्ड होने के बावजूद राजा कोलंदर के पास एक टाटा सूमो जैसी कार थी। और यहीं पर एंट्री होती है जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह की। जब धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला तो राजा को डर था कि कहीं वो इस बारे में अपने पेपर में न छाप दे। उसने धोखे से धीरेन्द्र को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। ठंड में धीरेन्द्र आग पर अपने हाथ सेक रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि अगले ही पल उसकी की पूरी बॉडी ही ठंडी पड़ने वाली है। इसी समय पीछे से उसके सर पर बंदूक की नली लग चुकी थी। जब धीरेन्द्र आग सेकने और राजा कोलंदर से बात करने में डिस्ट्रैक्टेड था, तो उधर से राजा का साला बचराज बंदूक लेकर पीछे से आया। उसने धीरेन्द्र को गोली मार दी और इसके बाद हमेशा की तरह राजा कोलंदर ने उसका सर और लिंग काट कर डिस्पोज कर दिया। पुलिस के पूछे जाने पर धीरेन्द्र की बॉडी, उसके कपड़े और बाइक, सबकी लोकेशंस राजा ने बता दी। राजा के मर्डर करने का पैटर्न बहुत सिमिलर था।
वो पहले लोगों से दोस्ती करता, उनकी मदद करता और अच्छे से जान पहचान कर लेता। धीरे धीरे वो अपने दिमाग में उनके मर्डर करने के पीछे की एक कहानी डेवलप करता। कैसे एक इंसान ने कुछ गलत किया है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सज़ा देने का हक सिर्फ राजा के पास है, उसकी अपनी अदालत में। इसी तरह वो पूरी प्लानिंग करके अपने विक्टिम्स को धोखे से किसी सुनसान जगह ले जाता, उनका गला काट कर उन्हें बेरहमी से मार देता। वो अपने हर मर्डर पर एक फिजिकल रिकॉर्ड और एक निशानी रखा करता था। उसने लोगों की खोपड़ियों पे कलर करके या नाम लिखकर मार्किंग की थी और अपनी डायरी में सबके नाम लिखकर उन पर क्रॉस मार देता। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मर्डर करने के बाद वो चाहे तो उन लोगों के मरने की फीलिंग्स को एक बार फिर से जी सके। राम निरंजन के राजा कुलंदर बनने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न था, वो कोल ट्राइब से बिलोंग करता था और शायद इसी वजह से बचपन में उसे नीचा दिखाया गया होगा। अब कोल ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो एक ट्राइबल एनवायरनमेंट से अर्बन एनवायरनमेंट में माइग्रेट हुई, और इसलिए आज तक शायद उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ होगा। इसीलिए राम निरंजन ने अपना नाम राजा कुलंदर रखा, जिसका मतलब है कोलों का राजा। अब ये नाम एक मेटाफर है और राजा मेटाफर्स में बहुत मानता है। उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से बदलकर फूलन देवी द बैंडेड क्वीन रख दिया था। उसने अपनी बीवी के पॉलिटिकल करियर को इस्टेब्लिश करने में बहुत सपोर्ट किया। उसने तो अपने बच्चों के नाम भी मेटाफर्स में रखे थे। उसके बच्चों के नाम थे अदालत, जमानत और आंदोलन। अब इन तीनों नाम का रिलेशन कानून से है, जिसे ऐसे लग रहा था कि वो सच में अदालत, जमानत और आंदोलन पर काबू कर सकता है। इसके साथ फूलन देवी जैसी पावरफुल इंसान का सपोर्ट मिल जाना जैसे मन ही मन उसे सबसे पावरफुल बना रहा था, एक राजा बना रहा था। उसका कहना था कि वो खुद आगे चल के एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था, पर अपने आप को वो ऑलरेडी सबसे ऊपर मानता था। इंडिया में आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा था। लोग उसे नरभक्षी, पिशाच, जानवर, राक्षस जैसे नामों से बुला रहे थे। 2001 में उसे अरेस्ट किया गया और एक लंबे कोर्ट केस के बाद 2012 में फाइनली उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि अरेस्ट होने के बाद भी वो अपने आप को निर्दोष बताता रहा। उसका कहना था कि पुलिस और मीडिया मिलकर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और तो और डायरी में तो ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो अब तक जिंदा हैं। तो उसका कहना था कि अगर उसने उन्हें मारा ही नहीं तो डायरी में नाम क्यों लिखे। ये कहानी लोग अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने करीब 30 लोगों का खून किया, पर वहीं दूसरी ओर राजा कुलंदर और उसके परिवार वाले उन सभी चार्जेस को खारिज कर देते हैं। कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर राजा कुलंदर बेगुनाह है तो उसके फार्म हाउस पर ये सारी खोपड़ियाँ कहाँ से आईं? क्या वो सच में एक कैनिबल था? आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।